हाय इंस्टा फैम, आई एम दीक्षा फ्रॉम स्पाइरल्स हेल्थ। और आज का हमारा जो लाइव सेशन है वो डाइजेस्टिव इश्यूज पे है और उसके लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस इन अ लाइव सेशन। मैम प्लीज अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सभी स्पाइरल हेल्थ के कम्युनिटी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे मौका दिया आपके सामने आकर और आयुर्वेदा के बारे में कुछ बोलने का। मैं डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी हूँ और मैं राजहंस प्लाजा इंदिरापुरम में अपना क्लिनिक है और मैं यहाँ पे आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। मैंने BMS और PG अपना पुणे से किया है और मैं प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे जो मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस करती हूँ उसमें मेनली प्रकृति परीक्षण और नाड़ी परीक्षण के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से हर इंसान की प्रकृति और नाड़ी अलग अलग रहती है और उसकी प्रकृति के अनुसार ही उसके जो रोग होते हैं वो होते हैं। तो अगर हम अच्छे से प्रकृति परीक्षण कर लेंगे शुरू में ही तो उसको कौन सी हर्ब्स उसके लिए यूजफुल होंगी और क्या क्या बीमारियां उसको हो सकती हैं, ये एक बहुत अच्छा आइडिया हमें मिल जाता है। तो प्रकृति परीक्षण और नाड़ी परीक्षण करने के बाद ही हम लोग पेशेंट्स को, जो हमारे पास जो रोगी आते हैं, उनका उपचार करते हैं। और हर एक रोग के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर एसिडिटी है तो हमने एंटा एसिड दे दिए, जैसा कि एलोपैथी में होता है। एलोपैथी में क्या कि अगर आपको एसिडिटी है तो एंटा एसिड दे दिए, अगर आपको वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग रोकने की मेडिसिन दे दी। लेकिन आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता। हर एक पर्सन की प्रॉब्लम्स अलग हैं, हर एक पर्सन की प्रकृति अलग है और उसको उसके स्पेसिफिक हमें हर्ब्स देकर ट्रीट करना होता है। और आयुर्वेद में कोई भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऐसे हम लोग नहीं देते, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, एक एक अंग पूरा कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो हम जो पूरा बॉडी को एज अ होल ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेदा में कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जड़ से इलाज होता है। तो मैम लेट्स स्टार्ट विद द लाइव सेशन। जैसे कि हमारा लाइव सेशन डाइजेस्टिव इश्यूज पे है, तो अगर ऑडियंस में से कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डालें और हम उसे फिर अपने लाइव सेशन में इंक्लूड करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो किस तरह से काम करता है? देखिए, पाचन तंत्र जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी में आयुर्वेद में ये चरक संहिता में कहा गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नो। मीन्स जो हमारी बॉडी में पाचक अग्नि है या जो अग्नि है जो कि भोजन को पचाने का काम करती है, अगर वो मंद हो जाए या फिर वो ठीक से काम ना करे तो हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपको अर्थराइटिस है तो वो अग्नि से संबंधित नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपको अर्थराइटिस है, अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपको साइनोसाइटिस है या इवन जो हमारे डाइजेस्टिव इश्यू हैं जैसे कि एसिडिटी हो गया, लूज मोशन हो गया, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी डाइजेस्टिव ये जो पाचक अग्नि है उसको बिगड़ने के कारण होते हैं। तो इसीलिए जो पाचन तंत्र है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा में। तो अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखें तो उसमें क्या रहता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कि मिलजुल कर काम करते हैं और उनका मेन काम क्या होता है, खाने को पचाना। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो उसमें सबसे पहले हमारा यहाँ मुंह से अगर हम शुरू करें तो हमारे टीथ हैं, फिर हमारी टंग आती है। तो जो खाना हम खा रहे हैं उसको पहले हम चबाते हैं अच्छे से, तो दांत उसको चबाने का काम करते हैं। उसके बाद सेकंड ऑर्गन जो आता है वो है टंग। तो टंग जो है वो हम डिफरेंट जो फूड आइटम्स ले रहे हैं उसका टेस्ट हमें पता लगाती है, ठीक है। तो जब टेस्ट हमें आएगा तभी हम अच्छे से खाना खा पाएंगे। तो अब आपने खुद ही देखा होगा कि अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं है तो आपको कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता। तो टंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। उसके बाद फिर हमारा ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस क्या करता है कि जो खाना हमने मुंह में डाल के चबाया है उसको नीचे ले जाकर स्टमक में लाके छोड़ता है। तो ये एक फूड पाइप होता है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड ऑर्गन आ गया ईसोफेगस। फिर उसके बाद आ गया हमारा स्टमक। तो स्टमक क्या करता है कि उसमें एसिड सिक्रीशंस होती हैं। तो जो भी हमने खाना खाया है उसमें पूरा वो एसिड को मिला के चर्न करता है और एक तरह से बोलस जैसा तैयार कर लेता है, ठीक है। फिर आगे जाके आता है डिओडिनम। डिओडिनम एक सी शेप वो होता है ऑर्गन
जो कि स्टमक को इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। तो वहां से ये हमारा जो बोलस बना था खाने का, ये पूरा इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो इंटेस्टाइन में आके मेजर जो हमारा एब्जॉर्प्शन है फूड का, वो होता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर अपने भी इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं। इसके अलावा लिवर से भी जो हमारी सिक्रेशंस निकलती हैं, बाइल पिगमेंट्स निकलती हैं, वो भी इंटेस्टाइन में आकर खाने को पचाने का काम करते हैं। सबका अलग अलग रोल होता है। फैट को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग होते हैं, प्रोटीन्स के लिए अलग होते हैं। तो जब इंटेस्टाइन में आके ये खाना पूरा, ये सारे एंजाइम्स मिलकर उन पे अपना अपना काम करते हैं, और वो जो बोलस स्टमक से निकलकर आया था वो और ज्यादा पूरा डाइजेस्ट होता है। और अब इंटेस्टाइन सिर्फ डाइजेस्ट ही नहीं करती, इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी बॉडी को काम को चलाने के लिए चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस खाने में से वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर जो लेफ्ट ओवर फूड रहता है, जो हमारे काम का नहीं है, उसको भेज देती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऐसे जिग-जैग स्पाइरल टाइप में पूरा हमारी इसके टमी के अंदर रहता है। काफी, अगर हम उसको खींचेंगे तो एक बहुत ही लंबी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे जिग-जैग टाइप में पूरा हमारे टमी के अंदर रहता है। तो वहां से जब पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि अगर बाय चांस स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई भी न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो अगर बच गया है, तो वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो वाटर कंटेंट उसके अंदर रहता है, उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। मतलब एक तरीके से हमारा जो खाना हमने खाया, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं, वो सब के सब इंटेस्टाइन हमारी पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन से इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन के भी 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो पूरा ट्रेवल करता है खाना लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट में जाके सिग्मॉइड कॉलोन जो होता है, वो एस शेप एक छोटा सा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो रेक्टम से कनेक्टेड होता है। तो अब जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब उसका हमें कोई जरूरत नहीं है, उस खाने में से हमने सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल जो होता है सिग्मॉइड कोलोन के थ्रू रेक्टम में जाता है और वो शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। तो वो जैसे कि हम मोशन जो हम लोग पास करते हैं, वो यही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉडर्न के हिसाब से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। लेकिन आयुर्वेद में थोड़ा सा डिफरेंट है। आयुर्वेद में क्या है कि पाचन संस्थान जो है वो सिर्फ ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ही नहीं है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी उसका पार्ट है, लेकिन हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो पाचन संस्थान से ही रिलेटेड है। क्योंकि आयुर्वेद में अग्नि सिर्फ पाचक अग्नि नहीं है, आयुर्वेद में अग्नि कई तरीके की बताई गई है। जैसे कि पाचक अग्नि है जो कि हमारे खाने को पचाने का काम कर रही है, जो कि मेजर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। लेकिन उसके अलावा धात्वाग्नि है। धात्वाग्नि क्या काम करती है कि एक धातु से दूसरे धातु, हमारा जो पूरी बॉडी है ये 7 धातुओं से मिलकर बनी है, जिसमें कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। तो जो भी खाना हम खाते हैं तो उससे पहले सबसे पहले आहार रस प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मॉडर्न के हिसाब से बोलस फॉर्म होता है, तो इसी तरीके से हम समझ लें कि जो आयुर्वेद में फिजियोलॉजी बताई गई है पाचन संस्थान की, हमने खाना खाया, उस पर सारे एंजाइम्स ने वर्क किया, जो भी वात पित्त कफ है वहां आके उस पर क्लेदन करेंगे, वर्क करेंगे, और उसके बाद एक आहार रस, एक तरह से जूस जैसा फॉर्म होता है। ठीक है, और वो जूस फॉर्म हुआ, उसके बाद वो जूस हमारी बॉडी के पूरे शरीर के एक एक अवयव तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए धात्वाग्नि अपना काम करती है। तो आहार रस से सबसे पहले रस धातु की निर्मित होती है। तो रस धातु जो है हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड पार्ट है वो सारा रस धातु के अंतर्गत आता है। तो रस धातु क्या करती है, रस धात्वाग्नि की आहार रस में से अपना पोर्शन ले लेती है पचा के, और उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसको आगे वाली धातु के पास दे देती है। तो रस के बाद कौन सा आया, रक्त धातु। ठीक है, तो रक्त धातु जो है हमारी बॉडी में जो ब्लड है, हम उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो भी ब्लड है उसका पोषण किससे होगा, डायरेक्ट फूड से नहीं होगा। जो रस धातु जो फॉर्म हुआ है आहार रस से, उससे रक्त धात्वाग्नि अपना काम करेगी, उसके ऊपर डाइजेस्ट करेगी, और उसको जिस फॉर्म में वो फूड का मटेरियल चाहिए वो अपने फॉर्म में, मतलब डाइजेस्टिव फॉर्म में उसको बना के और अपना पोषण करेगी। और उसके बाद जो उसके पास बचेगा उसको वो आगे वाली धातु के पास भेज देगी। आगे वाली धातु कौन सी है, मांस धातु। हमारी बॉडी में जो भी फ्लैश
जो भी ऑर्गन्स जो फ्लैश से बने हैं, मांस धातु से बने हैं, तो उनका पोषण कैसे होगा कि अभी रक्त का पोषण हो चुका है, लेकिन उसने जो अपना चाहिए था ले लिया, अब जो बचा हुआ है वो मांस धातु के पास पहुंचा, तो मांस धातु की जो अग्नि होगी वो उसको अपने फॉर्म में पचाएगी कि मेरे को ये चीजें जरूरी है, मैं इसमें से ये चीजें लूंगी। तो मांस धातु अग्नि ने अपना पोषण उसको पचाया और उसके बाद क्या किया, जितना चाहिए था वो एब्जॉर्ब कर लिया और आगे वाली धातु को भेज दिया। तो आगे वाली धातु जो है वो है मेद, तो इसी तरीके से मेद धातु अपना पोषण करेगी, फिर वो अस्थि के पास भेज देगा। इस तरीके से बनते बनते पूरी 7 धातुओं का निर्माण होता है। और 7th धातु जो होती है शुक्र धातु। शुक्र धातु मतलब हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी का जो एक्सट्रैक्ट है हम उसको मान सकते हैं। वैसे अगर हम मॉडर्न से उससे रिलेट करें तो कई लोग ये कहते हैं कि शुक्र का मतलब होता है कि सीमन या फिर इसी में लेते हैं, लेकिन शुक्र धातु जो आयुर्वेद के हिसाब से है वो हमारी सारी धातुओं का सार है, क्योंकि रस से लेकर पूरा शुक्र धातु तक बनने तक हमने जो खाना खाया था उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स, हमारी जो धात्वाग्नि है उन्होंने अपने अपने न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए और लास्ट में जो शुक्र धातु बनी वो इन सारी धातुओं का सार होगा। ठीक है, तो अगर हमारी सारी धातुएं ठीक से बनी होंगी तभी हमारा जो सार है, जो शुक्र धातु है वो अच्छा बनेगा। इसीलिए आयुर्वेद में बताया है कि हमारी जो तेज होता है, जो हमारा बल होता है शरीर का, वो इन सारी धातुओं के सार पर निर्भर करता है। तो इसीलिए जो आहार है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसको आयुर्वेदा में। मतलब अगर हम आहार ठीक से नहीं लेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप है आहार रस निर्माण होना वो ही ठीक से नहीं बनेगा, तो हमारी धीरे धीरे एक एक धातु ठीक से नहीं बनेगी और उन धातुओं में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होके विकार की उत्पत्ति या फिर व्याधियों की उत्पत्ति या कोई बीमारियों की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसीलिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि खाना हम जो खा रहे हैं उसी से अस्थि धातु बन रही है, तो जो अर्थराइटिस है उसको भी हम इसी से रिलेट करेंगे कि डाइजेशन से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपकी बोन्स वीक है इस वजह से आपको अर्थराइटिस हो रहा है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम आपको ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले डाइजेशन पे काम किया जाएगा। मैम लाइक आर्थराइटिस तो स्ट्रेस वगैरह भी एक रीजन होता है क्या? स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है और आजकल के जो मॉडर्न लाइफ है हमारी उसमें स्ट्रेस बीमारियों का एक बहुत मेन कारण बताया गया है। क्योंकि स्ट्रेस को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये डायरेक्ट पाचन जो संस्थान है उससे संबंधित है। स्ट्रेस जो होता है ये चिंता, आयुर्वेद में इसको चिंता बोला गया है। और चिंता जब हम करते हैं या हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस होता है तो बॉडी के अंदर वात दोष की वृद्धि होती है। ठीक है, और वात दोष जब बॉडी में बढ़ता है तो वो जाके पित्त और कफ किसी को भी दुष्ट कर सकता है, मतलब उसको इम्बैलेंस कर सकता है। और जब वात पित्त और कफ इम्बैलेंस होते हैं तो कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ठीक है, तो अर्थराइटिस हो या कोई और प्रॉब्लम हो, सब में चिंता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए स्ट्रेस को काफी अच्छा फैक्टर माना गया है व्याधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो पाचन संबंधी विकार होते हैं ये क्यों होते हैं? देखिए, आजकल जो मॉडर्न लाइफ है उसमें हर कोई बस भाग दौड़ कर रहा है। ठीक है, हम लोगों के पास हर चीज के काम होता है लेकिन खाने के लिए पता नहीं होता। ठीक है, तो जैसे हम सुबह निकलते हैं ऑफिस के लिए तो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया, ना उसको ठीक से चबाते हैं, टाइम ही नहीं होता कि हम ठीक से खाना चबा पाए। या फिर हम आयुर्वेद में ना कुछ नियम बताए गए हैं कि हमें खाना किस तरीके से खाना चाहिए, तो वो सब हो ही नहीं पाते हैं ठीक से। फिर उसके बाद बीच में हम लोग ऑफिस पहुंच गए, लगातार सिटिंग है, एक ही जगह पे बैठे बैठे अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। स्ट्रेस अलग से है कि हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करके देना है, ये काम पूरा करना है। ठीक है, और अगर आप बैठे भी नहीं है, अगर आपका फिजिकल वर्क है तो भी अगर आप लगातार खड़े हुए हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है कि अब लंच करना है, तो जो लंच का प्रॉपर टाइम है वो भी निकल गया। तो डिलेड मतलब बीच में जो आपका जो टाइम है मील्स के बीच का वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम घर आते हैं, टाइम नहीं होता, आप टीवी देख रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। शाम को जो खाना है डिनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर डिनर आपने टाइम पे नहीं किया, आजकल ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो लेट डिनर करते हैं, तो डिनर अगर आप टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो भी पाचन संबंधी विकार आपको हो सकते हैं। आयुर्वेद में खाना खाने का एक बहुत अच्छा सा बहुत बड़ा नियम है कि टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए खाने की। तो उसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे हमारा सूरज, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे नेचर में है वही हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है, तो जैसे सूरज चलता है उसी के अकॉर्डिंग से हमारी डाइजेस्टिव फायर भी चलती है। तो सूरज जैसे हमने देखा कि जब सुबह सूरज निकलता है तो उसका तेज बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए जो सुबह के टाइम पे हम खाना खाएंगे, बेशक आप हैवी फूड भी लेंगे तो भी वो आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे।
अब क्या है, सूरज धीरे धीरे शाम की तरफ आता है तो उसका तेज कम होता जाता है, ठीक है, उसकी गर्मी जो होती है वो कम होती जाती है। तो इसी तरह हमारा डाइजेस्टिव फायर भी है, तो जैसे जैसे शाम होती रहती है हमारा डाइजेस्टिव पावर भी थोड़ा कमजोर होता जाता है। तो अगर आप सूरज छुपने के बाद कोई भी खाना खा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो आपको डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके शरीर को। तो इसीलिए आप डिनर में अगर हैवी मील्स लेते हैं तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको, जैसे मैंने बताया, जो भी हमारी उत्तरोत्तर धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो ठीक से निर्मित नहीं होगी और हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी जरूर बनती रहेगी। तो मैम लाइक जैसे आज भी मेरी फैमिली में क्या होता है कि मेरे दादाजी, मेरी दादी, नाना जी और ये लोग 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाते, तो ये एक रीजन हो सकता है उसका। ये बिल्कुल यही रीजन है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादी नानी वगैरह हैं, वो लोग बेशक उनको ये नहीं पता था कि आयुर्वेद में क्या नियम बताए हैं, लेकिन क्योंकि वो देखते चले आ रहे थे, और हमारे यहाँ पे वैसे ये परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, कहीं पे लिखा नहीं जाता, लेकिन जो गुरु होते हैं वो आगे आगे अपना अपना ज्ञान किसी भी तरीके से लोगों को देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को ये प्रैक्टिस सिखाई जाती थी कि हमें रात को सूरज छुपने के बाद अगर खाना भी है तो बहुत हल्का लेना है, जिससे कि आप पचा पाओ। तो आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों को मोटापा ये जो है एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी ओबेसिटी का शिकार है आजकल। तो उसका एक रीजन यही है कि आप लोग जंक फूड खा रहे हैं, और ऊपर से ज्यादातर लोग यही करते हैं कि अगर वो पार्टी के लिए जाते हैं तो वो रात में ही जाते हैं, और फिर रात में हैवी फूड लेते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं, तो वो फूड डाइजेस्ट होगा ही नहीं और वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। हम जैसे आयुर्वेदा में 3 बॉडी टाइप्स होते हैं, वात, पित्त और कफ। मैम इनमें से ये जो पाचन संबंधी विकार हैं ये सबसे ज्यादा किस बॉडी टाइप को होते हैं? देखिए, वात, पित्त और कफ, ये जो 3 प्रकृतियां होती हैं, तो उसमें जो पित्त है, पित्त को ऑलरेडी उसका जो नेचर है वो आग्नेय है, मीन्स अग्नि के जैसा है, तेज है उसके अंदर। तो पित्त वाले जो होते हैं उनकी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग रहती है, तो वो अगर खाना खाते हैं तो जल्दी से उसे पचा लेते हैं, ठीक है। तो उनको ज्यादातर डाइजेशन से रिलेटेड ऐसे इश्यूज नहीं होते कि उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन उनको ये इश्यूज हो सकते हैं कि क्योंकि उनकी अग्नि तीव्र रहती है और उनको अगर खाना ना मिले तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे कि आपकी अग्नि तीव्र है, आप पित्त प्रकृति के हैं, तो आप जो भी खाना खाएंगे 2-2.5 घंटे में आपको दूसरी मील लेनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं ली तो एसिडिटी या फिर और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। और दूसरा जो है कफ प्रकृति, तो कफ प्रकृति वाले क्या रहते हैं, उनकी अग्नि बहुत ज्यादा मंद होती है, बहुत कम होती है, डाइजेस्टिव फायर इतनी कम होती है कि अगर आप 1 रोटी खाओगे उसी से आपका पेट भर जाएगा। तो उसमें अगर आप कफ प्रकृति के हैं लेकिन आपकी टेंडेंसी है कि आपको मतलब कुछ भी चीज अच्छी लग रही है तो आपने 4-4 रोटी खाना शुरू कर दिया, अगर आपको कोई सब्जी पसंद है आपने बहुत सारा मतलब अपना कैपेसिटी से ज्यादा खा लिया, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, क्योंकि आपकी अग्नि की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप उतना पोर्शन पचा पाए, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको भूख लगने का जो टाइम है वो भी थोड़ा बढ़ाना है, मतलब वो थोड़ा ज्यादा रहता है आपका। 3 घंटे में आपका खाना नॉर्मल लोगों के अपेक्षा नहीं पचेगा, 4 घंटे लगेंगे उसे पचने में अगर आपकी कफ प्रकृति है। तो अगर आप मंचिंग कर रहे हैं, बीच बीच में खाना खा रहे हैं कफ प्रकृति वाले लोग, तो उनको ओबेसिटी ये बहुत जल्दी से शुरू हो जाती है। मतलब उनकी टेंडेंसी रहती है, लोग कई बार आते हैं शिकायत लेके कि हम तो एक ही रोटी खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा वेट बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आप अगर कफ प्रकृति के हैं तो आप 1 रोटी पचाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी अग्नि मंद रहती है। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है, क्योंकि जो भी दोष हमारी बॉडी में ज्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रकृति बनती है, और वो जन्म से ही होती है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि अगर हमें पता है कि हमारी प्रकृति कौन सी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी सारा आहार विहार रखेंगे, अपना लाइफ रूटीन रखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। और आयुर्वेद वैसे भी व्याधियों पे इतना जोर नहीं देता, इक्वली उतना ही जोर स्वस्थ रहने पे देता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसी तरीके से आयुर्वेद में बताया है। जो आयुर्वेद के 2 जो उद्देश्य हैं उसमें फर्स्ट जो है व्याधियों से हमें छुटकारा नहीं पाना, फर्स्ट है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो लोग हेल्दी हैं हमें उनके हेल्थ की रक्षा करनी है, उनको स्वस्थ रहने में मदद करनी है। तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, अगर हम ये सारे नियम जो हैं कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, किस टाइम पे खाना है, कौन सी प्रकृति वाले को कौन सा खाना खाना है, अगर ये हम सब जान लेंगे तो हमें व्याधियां होंगी ही नहीं। तो हमें इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
मैम तो लाइक जैसे अभी हम बॉडी टाइप्स की बात कर ही रहे हैं, आपने बोला किसी का बॉडी टाइप पता हो तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें वो पता कर सकता है। मैम तो हम कैसे पता करेंगे कि लाइक हम वात वाले ग्रुप से हैं, पित्त वाले ग्रुप से हैं, कफ वाले से हैं? देखिए, आयुर्वेद में एक पूरा क्वेश्चन है अबाउट 60 to 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो एक पूरा परफॉर्मा होता है। कुछ तो मतलब जो वैद्य होते हैं आपको देख के भी बता सकते हैं, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिर आपकी नाड़ी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो नाड़ी चेक करके देखते हैं। फिर आपसे जो वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर आयुर्वेदा डॉक्टर रहेगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारी मानसिक मतलब मेंटल कंडीशन और फिजिकल अपीयरेंस उसको बताते हैं। तो उससे हम पूरा एक एक दोष को वो ये करते हैं कि मतलब अगर आपका ये वो है जो भी ये आपका है तो इसमें ये वाला दोष आपका प्रधान होगा। तो हम वो पूरा क्वेश्चन है पेशेंट से पूछते हैं, उसमें टिक करते जाते हैं और लास्ट में आके उसको एड अप करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकलते हैं आपकी प्रकृति वही होती है। तो इस तरीके से हम प्रकृति परीक्षण करते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन खुद से DIY करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है? अगर आप खुद से करना चाहें तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली आपकी यही प्रकृति होगी, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस से आप काफी कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं उनका ये होता है कि उनको जल्दी जल्दी रहती है हर काम की, मतलब हर काम में उनको जल्दी होती है, क्योंकि उनका वात का जो गुण है वो होता है चल गुण। तो इसी तरह से जो वात प्रकृति के लोग, क्योंकि उनमें वात ज्यादा है तो वो कभी बैठ ही नहीं सकते एक जगह पे, तो उनका हमेशा ये रहता है कि हमें हर काम जल्दी करना है। अगर वो खाना खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी खाएंगे, बात कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे, और उनका यह है कि एकदम से चेंज होगा, क्योंकि जब चल गुण है तो चेंज तो जल्दी होगा, तो माइंड कभी भी सेटल नहीं रहता। तो अभी वो ये कर रहे हैं, अभी सोचेंगे कि मैं ये काम करूंगा, 1 घंटे बाद अगर उनसे पूछोगे तो उनका डिसीजन चेंज हो गया होगा कि नहीं नहीं ये नहीं करना, मुझे ये करना है। तो अगर ऐसा कोई भी है तो ये समझ लीजिए आपके अंदर वात गुण ज्यादा है, आपकी प्रकृति वात की तरफ है। इसी तरीके से अगर हम पित्त दोष को लें तो पित्त दोष जो होता है ये आग्नेय है, मतलब इसमें अग्नि के गुण ज्यादा है, तो उसको गुस्सा ज्यादा आएगा। ठीक है, और मतलब एकदम से जब हम उसका चेहरा देखेंगे तो तेजवान चेहरा होता है, मतलब देख के ही पता लगेगा कि काफी तेज है इसके चेहरे पे, तो अग्नि का इसमें करंट ज्यादा है, तो हम उससे समझ सकते हैं कि ये पित्त वाला है। और पित्त के लोग जो होते हैं ज्यादातर गोरे होते हैं, तो क्योंकि कलर जो होता है वो हमारा इसी से रिलेटेड होता है, अग्नि रिलेटेड। ठीक है, और सबसे ज्यादा है गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शीघ्र त्रास होता है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वो लड़ने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिसीजन टेकिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है पित्त वालों की। एक बार जो उन्होंने डिसीजन ले लिया तो वो उसे किसी भी तरीके से पूरा करते ही करते हैं, मतलब जान लगा देते हैं लेकिन पूरा करेंगे। ठीक है, फिर सपने जो हम लोगों को जैसे सपने आते हैं तो वो भी इससे रिलेटेड होता है। जो बात वाले जो लोग होंगे उनको सपने आएंगे एकदम चलते चलते, कि वो कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं, ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, इस टाइप के चल गुण के सपने। और जो पित्त वाले लोग जो होते हैं उनको शौर्य वाले सपने आते हैं, मतलब या तो फायर दिखेगा या फिर लड़ाई झगड़ा दिखेगा उनको सपने में। ठीक है, इस तरीके के रहेगा। और इसी के साथ जो कफ वाले लोग होते हैं वो एकदम शांत होते हैं, मतलब अगर आपने कफ वाले लोगों को 10 बात बोल भी दी ना तो वो बहुत ही मुश्किल है कि उसे गुस्सा आएगा, गुस्सा बहुत ही कम होता है उसका। मतलब जिस बात पे एक बात पे अगर पित्त वाला गुस्सा होके बैठ जाएगा, कफ वाला 10 भी बोल दोगे ना तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। और दूसरा वो स्थिर गुण है, स्थिर मतलब एक जगह बैठ गए तो उठाना बहुत मुश्किल है, मतलब बैठ गए तो बैठे हैं, चल रहे हैं तो इतना धीरे धीरे स्लो स्लो पैर रखेंगे कि बस ऐसा लगेगा कि भाई इसको किसी तरीके से आगे मूव कर दो, क्योंकि जो कफ है वो स्थिर गुण है। तो अगर किसी का इस तरीके का अगर एटीट्यूड है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर उसकी कफ प्रकृति है या कफ दोष का आधिक्य है। नाम क्या ऐसा भी होता है कि जैसे ये तीनों बॉडी टाइप्स किसी एक पर्सन में होते हैं, क्योंकि कभी भी ना सिर्फ एक प्रकृति किसी की नहीं होती, हमेशा एक दोष प्रधान होता है और उसके साथ एक दूसरा दोष या तीसरा दोष भी रहता है। ठीक है, तो वो लेकिन जो हम प्रधान दोष होता है उसी के अकॉर्डिंग चिकित्सा करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जैसे अब किसी की प्रकृति वात प्रधान कफ है तो उसमें कफ के भी दोष गुण हैं और वात के भी गुण हैं, लेकिन जब हम चिकित्सा करेंगे तो हमें दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन मेन जो हम चिकित्सा करेंगे वात को ध्यान में रख के करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी हम चिकित्सा दे रहे हैं तो उस जो वात के गुण हैं वो बढ़ने नहीं चाहिए। वात को कम करने वाली अगर हम चिकित्सा उस पर्सन में करेंगे तो वो बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करेगा। मैम तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, ये जो पाचन संबंधी जो विकार होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं?
और मतलब कौन से ऐसे रोग होते हैं जिनमें मतलब ये बहुत ज़्यादा बहुत हावी हो जाते हैं? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में जितने भी रोग हैं उनका सबका मूल अग्नि को ही बताया गया है। Okay. ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पचन से रिलेटेड नहीं है ये। लेकिन फिर भी अगर हम पाचन संस्थान को लें, अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखें, जो जो ऑर्गन्स पाचन संस्थान में आते हैं तो उनसे रिलेटेड रोगों को ज्यादातर पाचन संस्थान के रोगों में गिना जाता है। तो उसमें जो मेन है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, आजकल बहुत ज्यादा समस्या आती है लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो इंटेस्टाइन है सब एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद जो बचता है उसको शरीर से बाहर निकाल देती है। तो अगर वो चीज जो बन रही है और वो शरीर से बाहर नहीं निकल रही, तो आप खुद ही सोचिए कितने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, और वो टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम करेंगे। तो जो कॉन्स्टिपेशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी भी अकेला कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लेके नहीं आते, हमेशा वो आएंगे किसी बड़ी चीज को लेके। ज्यादातर जो इन लोगों की प्रॉब्लम होती है स्किन से रिलेटेड होती है, एक्जिमा हो गया, पिंपल्स हो गए, क्योंकि क्या हमारी स्किन जो है अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसका पूरा इफेक्ट स्किन के ऊपर दिखता है। ठीक है, तो टॉक्सिन्स अगर नहीं बाहर निकल रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन सबसे पहले स्किन के ऊपर आएगा। तो ज्यादातर जो कॉन्स्टिपेशन वाले रोगी होते हैं, जब तक कि उनकी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, तब तक वो नहीं बताते कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है। वो बताएंगे किसी और प्रॉब्लम को लेकर आएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो हमें पूछना पड़ता है कि आपका मोशन कैसा रहता है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, कि पेट साफ नहीं होता लोगों का। अगर पेट साफ होता भी है तो कई बार 2-3 बार जाना पड़ता है, फिर भी ऐसा लगता है कि अनसेटिस्फैक्ट्री है। और कई बार 3-3 दिन तक कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं 3-3 दिन के बाद एक बार मोशन होता है। तो ये दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। फिर दूसरा आता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम जैसे ही कुछ खाते हैं हमें मोशन के लिए जाना पड़ता है। तो आप खुद ही देख लीजिए, हमने खाया और वो बाहर निकल रहा है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को पोषण मिलेगा ही नहीं। तो जो बॉडी होती है पूरी न्यूट्रिशन लैक हो जाती है उसमें, उसकी वजह से फिर वीकनेस शुरू हो जाती है और दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो कई बार तो पेशेंट ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि 20-25 बार हमें मोशन के लिए जाना पड़ता है दिन में। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत कॉमन है आजकल। फिर उसके बाद हो गया एसिडिटी, ये भी एक बहुत ही कॉमन है। मतलब आपने कुछ लोग आते हैं जिनको बिना कुछ मसालेदार खाए भी एसिडिटी होती है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मसालेदार चीजें खा ली, तली हुई चीजें खा ली, तो उनको एसिड सिक्रेशन होती है ज्यादा, और उनको बताते हैं कि यहाँ पूरा हमारा खट्टा खट्टा लग रहा है, डकारें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। और कई लोगों की एसिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको वॉमिटिंग होने भी लगती है। ठीक है, तो ये एसिडिटी भी बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर हो गया भूख ना लगना। तो ये तो मैंने जो अभी पहले की चीजें बताई थी, एसिडिटी जो मैंने अभी बताई थी, तो वो होता है कि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही है। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रही है तो आपको क्या होगा, अग्नि मंद हो गई है तो खाने की इच्छा ही नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि उसको मतलब इतनी कम अग्नि में और चीज का मतलब लोड आ जाए और उसको पचाना पड़े। तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले से ही उसको विड्रॉ कर लेती है कि मुझे खाना ही नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे खाना खाने की इच्छा ही नहीं करेगी। फिर उसमें आगे और अगर प्रोमिनेंट होता है तो क्या होता है, टेस्ट आना बंद हो जाता है। कई लोग आते हैं कह के कि कुछ भी खाना रख दो सामने, खाना खाने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टेस्ट आ रहा है। जैसा कि कई बार बुखार के बाद भी एक प्रॉब्लम होती है लोगों को कि फीवर अगर 4-5 दिन चलता है उसके बाद टेस्ट बिल्कुल चला जाता है। तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि फीवर की वजह से हमारा डाइजेस्टिव फायर जो होती है बहुत स्लो हो जाती है। तो इस टाइम में हमें अग्नि को बढ़ाने वाली जो ट्रीटमेंट है वो देना है। ठीक है, तो ये है कुछ। फिर एक हो गया लूज मोशन। लूज मोशन लोगों को बहुत कई बार हो जाते हैं, जैसे कुछ भी बाहर खा लिया तो उसकी वजह से लूज मोशन हो जाते हैं। और कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि ये चलते ही रहते हैं, दिन में 3-4 बार लूज मोशन। फिर वो लोग समझते हैं कि ये तो हमारा लाइफस्टाइल का पार्ट ही हो गया है, इसके लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है क्योंकि कितनी एंटीबायोटिक खाओगे आप। तो 3-4 बार मोशन हो रहा है तो वो उनकी एक लाइफस्टाइल का पार्ट हो जाता है कि ये हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर आपका जो मोशन है वो जब तक पूरा ठीक से बंधा हुआ नहीं आ रहा है, डेली नहीं आ रहा है और सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसका मतलब आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है। मैम लाइक एक क्वेश्चन अभी अचानक से है कि लाइक जो क्या होता है, खाना खाने के बाद लोग पानी पीते हैं, जैसे खाना अभी खत्म किया फिर वो इंस्टेंट पानी पीते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुनगुना पानी पीना चाहिए,
कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा पानी पीना चाहिए, कुछ कहते हैं कि खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, नहीं तो जो हमारे जठर अग्नि है वो ठीक से काम नहीं कर पाती। तो मैम ऐसा कुछ होता है? देखिए, मैं इसके लिए ना आपको एक श्लोक बताती हूँ, और वो श्लोक ना मतलब जब हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे थे ना, तो ये श्लोक एक तरह से ना दिमाग में पूरा मार्क हो गया था। तो कभी अगर प्यास लगती भी है ना, तो खाना खाने के बाद पानी पीने का मन नहीं करता, ये श्लोक याद आ जाता है। तो ये श्लोक मैं आपको बताती हूँ, भोजनांते विषम वारी, कि अगर भोजन के अंत में हम पानी पीते हैं तो वो विष के समान है। वारी मतलब पानी, विष भोजनांते मतलब अगर भोजन के बाद हम पानी पी रहे हैं, इट इज एज गुड एज पॉइजन। क्यों है पॉइजन? क्योंकि वो आपकी अग्नि को मंद कर देगा। अगर आप देखिए, वैसे भी प्रैक्टिकली देखिए कि कहीं पर अगर चूल्हा जल रहा है, आपने उसके ऊपर तवा रखा है रोटी पकाने के लिए, और नीचे से आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया, अग्नि तो बुझ जाएगी ना, तो रोटी आपकी पकेगी नहीं? पकेगी, क्योंकि अग्नि तो बिल्कुल बंद ही हो गई है। तो इसी तरीके से अगर हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, तो हमारा जो खाना है, एक तो 2 तरह से काम होता है। एक तो जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो पतले हो जाते हैं, तो वो ठीक से काम ही नहीं करेंगे उसको पचाने का। और दूसरा, अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वो अग्नि को मंद कर देगा, तो इसकी वजह से डाइजेशन ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए जो आयुर्वेद में नियम बताया है वो ये है, ना तो हमें खाने से पहले पानी पीना है, ना खाने के बाद पीना है। अगर आपको पानी लेना है तो खाने के एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पीजिए, और अगर आप पहले पानी ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि गुनगुना पानी, क्योंकि गुनगुना पानी जो है अंदर जाके अग्नि को भाएगा, क्योंकि कुछ गुनगुना होता है गर्म, और हमारी अग्नि तो अग्नि हमारी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप अपना जैसे वेट लॉस भी करना चाहते हैं, तो मतलब ये कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो वो फैट में तो वेट लॉस वाले जो लोग हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए भी 5 से 8 घंटे पहले आप एक कप अच्छा गर्म पानी लीजिए, और उसके बाद अगर आपसे ये है कि आपको बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, तो उसका ये नियम है कि आप खाने के बीच में जैसे आप गुनगुना पानी का छोटा ग्लास लीजिए, और एक आप ले सकते हैं, आप पूरा ग्लास आप ले सकते हैं। भोजन के बाद कम से कम 40 हो जाए तो वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप पानी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मैम, तो जो पाचन संबंधी विकार होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं? मतलब हम कब मान लेना चाहिए कि हमें डाइजेस्टिव इश्यूज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जैसे मैंने बताया कि अगर मोशन आपका क्लियर नहीं, कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन, या फिर अगर स्टिकी मोशन, या फिर अगर आपको अनसेटिस्फैक्टरी मोशन है, मतलब 3-4 बार भी जाकर आपको लगता नहीं है कि ऐसा हुआ है, तो ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ठीक है? या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, 2-3 दिन मोशन नहीं हो रहा है, या आपको लगातार मोशन रहते हैं, या फिर जैसे इरिटेबल बॉल्स मैंने आपको बताया था, और दूसरा ये है खाना खाया उसके बाद एकदम हैप्पीनेस हो जाती है, ऐसा लगता है मतलब पेट एकदम फुला है, ना तो बैठ के अच्छा लगता है, ना फिर लेट के अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस खड़े हो। ठीक है? तो ये भी एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का एक बड़ा सिम्टम है। फिर खट्टे डकार आना। दूसरा, हम अपनी टंग देख के भी पता लगा सकते हैं, अगर हम टंग अपनी देखें, टंग के ऊपर अगर वाइट कोटिंग आ रही है, इसका मतलब योर डाइजेशन इज नॉट प्रॉपर। ठीक है? टंग के ऊपर वाइट कोटिंग नहीं आ रही है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं, कोई भी सिम्टम अगर आपको है, तो आप समझ लीजिए कि आपके डाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनको मोशंस तभी आते हैं मॉर्निंग में, या तो चाय या कॉफी पीते हैं, क्योंकि ये भी एक सिम्टम है कि आपके साथ कोई डाइजेस्टिव इशू है। देखिए, चाय कॉफी की आदत चाय कॉफी को इसको नहीं लेना चाहिए, लोगों को ये लगता है कि उन्हें ले लेंगे तो लेकिन ये ओवरऑल डाइजेशन की ओवर चाय पीना भी अगर आप नहीं होगा तो इसका मतलब आप पूरी तो आप धीरे धीरे करते हैं, ये नहीं कह रही कि एक दिन में आपको इतने सालों की हैबिट है, आप एक दिन
तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग टी और कॉफी जो हम रेगुलरली लेते हैं और उसमें टैनिक एसिड होता है उसकी जगह हर्बल टी ले वो भी। लेकिन हाँ, अगर आपको ये सिम्टम है कि ये लेने के बाद ही अगर इमोशन क्लियर होता है तो भी आपको मतलब आजकल बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं मैम, लेकिन लाइक ये दूध लेने की हिस्ट्री तो हमारे लाइक स्टार्टिंग से रही है, सिंस एशियन टाइम्स की यू नो लाइक मेरे ग्रैंडफादर आज भी बहुत ज़्यादा दूध लेते हैं, मेरे फादर के साथ भी ये चीज़ें हैं। लेकिन आजकल जो मैम ये जो अभी वाली जनरेशन है लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहे हैं, तो मैम क्या इसका भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कोई रिलेशन है? देखिए इसका भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेशन है क्योंकि लैक्टोज जो है वही होता है डाइजेशन हमारी बॉडी में है। लेकिन आजकल जो नए नए इश्यूज आ रहे हैं बच्चों में, इसका बहुत कुछ जो है हमारे लाइफस्टाइल वाला बच्चे जो हैं आजकल अपनी फिजिकल एक्टिविटी टीवी देखते रहते हैं और बैठे बैठे जो है ये इसका एक मेन रीजन है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि अगर हम इम्पोर्टेंट है किसी एक चीज के किसी एक प्रॉपर टाइम में तो जीवन खराब नहीं, ऐसा नहीं। तो हमारे जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है हमारे डाइजेशन में, अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपका आयुर्वेद में जो छाछ है वो डेली के लिए बताया गया है कि हमारे पास उसके बाद उसके बाद अगर वो सब बचना शुरू हो जाता है, अभी क्या एकदम से कोई चीज का बल्क दे देंगे तो रिएक्शन आपको बनेगी अगर आपको एलर्जी है। लेकिन हम धीरे धीरे जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो एलर्जी जो आपकी है वो साथ साथ मेडिसिन देते हैं तो उससे क्या होता है वो एलर्जी आपकी सबसाइड हो रही है और जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। धीरे धीरे हम उसके बाद में कर्ड पे जाएगा, पनीर पे जाएगा और मिल्क भी ना एकदम उतना नहीं देते हैं, मिल्क को डाइल्यूट करके इक्वल क्वांटिटी वाटर ऐड करके और कुछ उसमें डाल के जिससे जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एज इट इज मिल्क जैसे उससे शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आजकल बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं लाइक 3, 4, 5 साल का जो एज ग्रुप होता है बच्चों का, मैम वो लोग ग्लूटेन एलर्जिक हो जाते हैं, लाइक उन्होंने आटे की बनी रोटी खाई तो उनको लूज मोशन स्टार्ट हो गए। मैम इसका क्या रिलेशन होता है क्योंकि गेहूं की रोटी तो हम लोग लाइक बचपन से खाते आ रहे हैं, तो उनका जो पोषण है पूरा अपनी माँ से ज़्यादातर मदर से उनको आ सकता है तो मदर बेशक एलर्जिक ना हो, लेकिन अगर हमारा ये पूरा आहार विहार ठीक नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उन सब की वजह से और दूसरा आजकल जो एडल्ट्रेंट्स है जो हम यूज कर रहे हैं अपनी प्रॉफिट्स के लिए वो भी डिसाइड नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ग्लूटेन एलर्जी के बचपन में है तो जिंदगी भर आएगी, जैसे कि मैंने अभी आपकी लैक्टोज की प्रॉब्लम बताया इस तरह ग्लूटेन का भी रहता है कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आपका डाइजेशन स्लो होता है उस टाइम हम उसे बंद कर दें, धीरे धीरे उसकी एज हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक जो पाइल्स होती है मैम क्या वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है? जो आयुर्वेद में पाइल्स का अर्श होता है, अर्श जो है ये डाइजेस्टिव वाले जो रोग में उसी में आता है क्योंकि क्या होता है अगर हमारा पाचन ठीक नहीं है तो उससे कॉन्स्टिपेशन होगी। पाइल्स का ज्यादातर जो मेन रीजन है वो कॉन्स्टिपेशन है। अगर आप स्ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टूल पास करते हैं मतलब अगर आपको हार्ड स्टूल है और आप उसको पास करने के लिए जोर लगा रहे हैं तो धीरे धीरे जो पाइल्स है वो आपको डेवलप हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पाचन संस्था से एसिडिटी और जीआरडी में दोनों तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों देखिए एसिडिटी का ही आ गया और ज्यादा एग्रेसिव रूप है वो जीआरडी। जीआरडी में क्या होता है हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो इतनी ज्यादा इरिटेट हो चुकी होती है कि अगर आप कुछ भी खाओ तो वो हमारी देखिए शुरुआत उसकी एसिडिटी
पीरियड के लिए आपको लाइफ टाइम उसका मेडिकेशन चलेगा। तो मैम इज इट ट्रू? देखिए, अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हैं, आयुर्वेदा में ना आप कुछ भी ये नहीं कह सकते कि आपको लाइफ टाइम किसी चीज की जरूरत है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्वस्थ से स्वास्थ्य रखें। अगर आप सारे जो आयुर्वेद में नियम बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल रखते हैं ना, कोई भी मेडिसिन लेने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आयुर्वेदा में क्या है, सीजनल रेजिम में बताया गया है कि अभी जैसे वर्षा ऋतु है तो हमें क्या खाना है, कैसे रहना है। तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, सर्दियों में हमें कौन सा खाना खाना है, कैसे रहना है। गर्मियाँ जब आएंगी उस टाइम पे क्या करना है। तो अगर हम आयुर्वेदा का बहुत ही सिंपल सिंपल जो टिप्स बताए हैं उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लाइक मतलब हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ कुछ मंथ्स में ये चीजें नहीं खानी चाहिए, वो इसीलिए होती है। हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बिल्कुल बुरी बातें हैं, ऐसी बोलते रहते हैं। हर चीज में कोई ना कोई रीजन जरूर होता है और आयुर्वेद में हर चीज के लिए रीजन दिया हुआ है कि अगर ये टाइम है ये चीज नहीं खानी है तो नहीं खानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि पाचन संबंधी तकलीफ ना हो? देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी अगर किसी की अनुमति है तो उनको बहुत ही सिंपल टाइप की जरूरत है। हमें बहुत कुछ सवाल करनी पड़ेगी, कुछ बातें इजी टू डाइजेस्ट है। तो आयुर्वेदिक जैसे पाचन की उनकी जो साबुत वाली दाल होती है उससे दाल सुपारी वो भी किसी भी बीमारी का किसी को दे सकती है। तो मूंग की दाल हो गई, फिर उसके बाद का हरी सब्जियां रहती हैं, जैसे मटर है, छोले और जो नॉर्मल राइस है, राइस की जो बॉइल्ड राइस होती है, पार बॉइल्ड राइस होता है, बॉइल्ड राइस होते हैं और स्पेशली जो आयुर्वेद में बताया है शक्तिशाली जो भी नवरा राइस होता है वो खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो हम डायबिटिक चीजें अगर बच रहा है तो हम शक्ति वाले चीजें नहीं खानी चाहिए। तो जो वरिष्ठ भोजन है उसमें आता है कैटेगरी में, वो चीजें हमें अवॉइड करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि हम बिल्कुल बंद करें, लेकिन हमें 3 बार जल्दी उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि जो भी कण धान्य होते हैं, जैसे कि राजमा है, छोले हैं, चने हैं, तो ये जो है बात करना होते हैं और इनको बचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी है। तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 या 3, इससे ज्यादा ये वाली चीजें नहीं लें, ठीक है। इसके अलावा जो उड़द की दाल है, उड़द की दाल बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है और बहुत ज्यादा हैवी डाइजेस्ट होती है। तो अगर किसी को भी डाइजेस्टिव इशू है तो उड़द की दाल सबसे पहले बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए फॉर सडन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब तक उसका वो डाइजेस्टिव इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक उड़द की दाल अगर वो लेंगे उनको तुरंत ही प्रॉब्लम दूसरा जो चीज हमें बिल्कुल बंद करनी है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी है मॉडर्न के साथ, दही जो है आयुर्वेदा में डाइजेस्टिव इशूज के लिए अच्छा नहीं होता। जो एलोपैथी वाले हैं वो कहते हैं कि कर्ड में हमारे बहुत अच्छे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि कर्ड फ्रेंडली है, हमें ज्यादा खाना चाहिए। लेकिन हम आयुर्वेद की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कर्ड नहीं खाना है। कर्ड की जगह हम उसको बटर मिल्क बना के अगर देंगे वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। क्योंकि कर्ड जो होता है वो अभिसंधि का मतलब होता है ब्लॉक करने वाली वजह। तो वो अगर हम खाते हैं तो हमारे जो बॉडी में चैनल्स होते हैं जिसके लिए हमारे सारे जूसेस फ्लो करते हैं या एनर्जी फ्लो करती है, स्टॉप करता है। इसीलिए अगर हम कर्ड खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव इशूज है वो बढ़ेंगे। तो हम कर्ड की जगह पर उसको चला के चर्न करके बटर मिल्क बनाएंगे या फिर छाछ बनाएंगे और जो छाछ होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है चर्न करने की वजह से चेंज हो जाता है। तो वो जो अभिसंधि गुण है वो चला जाता है और इवन वो डाइजेस्टिव के लिए डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो हमें कर्ड नहीं लेना है। अगर आपको डाइजेस्टिव इशूज है आप कर्ड की जगह डेली बटर मिल्क लीजिए, दिन में 2 या 3 बार भी ले सकते हैं। डाइजेस्टिव इशूज के लिए तब जो बताया था मैम जैसे लाइक दिन में तो बटर मिल्क लेना चाहिए, मतलब काफी सारे लोग कहते हैं कि रात में बटर मिल्क नहीं लेना चाहिए। रात में बटर मिल्क नहीं लेना है, इवन शाम को 4 बजे के बाद बटर मिल्क नहीं लेना है। लेकिन बटर मिल्क अगर आप ले रहे हो 4 बजे से पहले मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो। लेकिन 4 बजे के बाद क्या होता है, जो तक है वो थोड़ा बाद का होता है और जो हमारा सूरज छुपने के बाद जो टाइम होता है वो बाद
डायरेक्ट प्रॉब्लम बेसिकली लेना है, लेकिन टाइम से 4 बजे के बाद कोशिश करिए कि तक चार्ज होना है ना। और दूसरी बात ये है, छाछ को भी ना मतलब सिंपल नहीं लेना। अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो छाछ के अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें क्या रहता है, अगर आपकी पित्त टूटी है और आपको पित्त से मतलब हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो छाछ में आप खांड डाल के जो हमारे देशी खांड होती है वो मिक्स करके ले सकते हैं, क्योंकि देशी खांड जो होती है वो पित्त को कम करने वाली होती है, ठीक है। और या फिर अगर आप ये ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के लेंगे तो उसमें जो खट्टापन होता है वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप छाछ के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा और भुनी हुई अजवाइन डाल के लेंगे तो आपको डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हम जैसे काफी सारे लोग जब डाइट पे होते हैं तो लाइक स्प्राउट्स लेते हैं, ऐसे लाइक कार्ब्स वगैरह सब लाइक अभी आपने बोला कि चने हम बिल्कुल 2 या 3 बार लें, हम क्या उनके लिए वो चने के स्प्राउट्स लेना सही है? देखिए स्प्राउट्स जो है वो फिर से एक स्प्राउट्स नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, अगर हम ये वैल्यूज देखेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें काफी अच्छी होती है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से स्प्राउट्स जो हैं वो हैवी टू डाइजेस्ट, ठीक है। अगर आपको स्प्राउट्स लेने ही है, अगर आप डाइटिंग पे हैं, स्प्राउट्स ले रहे हैं तो उसकी लिमिटेड क्वांटिटी लेनी है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप सिर्फ स्प्राउट ही खा रहे हो और कुछ नहीं। तो आप सुबह के टाइम पे, जैसे सुबह के टाइम मैंने आपको बताया डाइजेशन हमारा काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर आप स्प्राउट्स खा रहे हो तो सुबह के टाइम पे लो। और स्प्राउट्स भी आप मूंग की दाल के, तो साबुत मूंग होती है उसको भिगो के आप स्प्राउट्स बनाओ वो आप ले सकते हो, लेकिन वो भी आपको हफ्ते में 4 उससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये कार्ब को कट करने वाला डाइटिंग कर रहे हो, देखिए मेरे हिसाब से हम लोग जो ये कराते हैं डाइट कराते हैं या फिर वेट लॉस के लिए मोटापे को कम करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, हम उसमें देखिए इस तरह की डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं कराते कि आपको कार्ब नहीं खाने, आपको प्रोटीन खाने या क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज़ की जरूरत होती है। तो उससे एक तरफ से वेट तो आपका कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हेल्थ जरूर आएगा। वो एकदम से आपको ना दें, हो सकता है 2-3 महीने बाद या मुश्किल है 6 महीने बाद, लेकिन जरूर शॉर्ट आपको कितनी हेल्थ प्रॉब्लम होगी। तो आप एक चीज़ तो कम कर रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ भी कभी खराब नहीं है, ठीक है। तो हमें जो डाइटिंग वगैरह का नाम से जो भी लोग डाइटिंग पे हैं और इस तरीके की डाइटिंग कर रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की डाइटिंग हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो जैसा मैंने आपको बताया सुपाच्य आहार जो बॉडी में लाघवता लाते हैं, जो हैवी नहीं होते, अगर आप इस तरह का खाना खाओगे तो अपने आप ही आपका वेट लॉस होगा। आपको हैवी वाली चीज़ें नहीं लेनी है और जो लाइट चीज़ें हैं वो लेनी है। जैसे मूंग की दाल मैंने आपको बताया कि मूंग की दाल बैट अच्छी है वेट लॉस के लिए, तो आप उसको खुद बना के लीजिए। स्प्राउट ले रहे हैं तो स्प्राउट को इधर छोटी एक कटोरी में लेना है और बाकी दिन में आप उसका या फिर उसका मूंग की दाल को पीस के उसका चीला बना के ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डाइट कर रहे हैं तो वेरिएशन नहीं, वेरिएशन बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में अच्छी जो व्यायाम तो मैं डाइटिंग अगर करनी है तो ऐसी करनी है जो कि वेट लॉस को करेगी, जब कोई अब हमारे ऑडियंस की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं उनके। मैम एक क्वेश्चन है कि क्या बीपी की प्रॉब्लम की वजह से भी एसिडिटी होती है? देखिए ऐसा नहीं है कि बीपी अगर आपको हाई है तो एसिडिटी होगी ही होगी, लेकिन एसिडिटी की वजह से आपका बीपी नहीं हो सकता। अगर आपको लगातार प्रॉब्लम है डाइजेशन की तो जाके आपका बीपी का मदद ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बीपी है उससे एसिडिटी। मैम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 60 प्लस वाले को गैस बन रही है तो क्या करना चाहिए? देखिए मैंने आपको बताया तंत्र जो है वो अमृत के समान है, तो अपना डेली का रूटीन बनाइए, डेली खाने के बाद सुबह नाश्ते के बाद आपको एक छोटा ग्लास लस्सी का मतलब छाछ का लेना है और उसके अंदर सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा और भुनी हुई अजवाइन डाल के लेना है। और उसके अलावा भी जैसे एक भी हम कर सकते हैं, ये तो हो गया आपका डेली जो आपको डेली अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना है। दूसरा इंस्टेंट रिलीफ के लिए अगर आपको इस टाइम पे गैस बन रही है तो हम कैसे उसका निवारण करें, तो उसके लिए जब आपको गैस बनती है उस टाइम पे आप आधी चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच काला नमक और एक मूंग के दाने के बराबर उसमें हींग डाल के गुनगुने पानी के साथ लीजिए तो गैस बहुत अच्छे से पास होगी। 25 से
30 एज वाले को अगर ज्यादा गैस बन रहा हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। खाना या तो आप स्किप मील्स हो रही हो, या फिर आप डिनर हैवी कर रहे होंगे, या फिर आपकी वॉकिंग बहुत ही कम होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा 25 से जो 30 वाले लोग होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लेट नाइट तक जगते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। देखिए डाइजेशन सिर्फ खाने की वजह से नहीं होता, कैसा है बहुत मैटर करता है। तो अगर आप रात को ज़्यादा देर तक जगते हैं और अगर बॉडी में बढ़ रही है तो हमारे डाइजेशन को खराब, तो वो तो आप ध्यान दीजिए। क्योंकि स्पेशली आपने क्योंकि एज लिखी है तो 25 से 30 वाले लोगों की ये प्रॉब्लम कॉमन रहती है कि देर तक जाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे लगे रहते हैं, तो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनक्का कब खाना चाहिए? देखिए मुनक्का डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर इसको प्रोटीन कम है उसमें भी काफी अच्छा काम करता है, लेकिन उसको खाने की विधि ये होती है कि इसको अच्छे से धो के कम से कम 9 मिनट के अच्छे से धो के उसको रात को पानी में भिगो देना है और सुबह वो पानी आपको पी लेना है और मुनक्के को चबाने के लिए उसका सबसे अच्छी मैम जैसे कि हम स्टार्टिंग में हम डिस्कशन कर रहे थे आर्थराइटिस पे, तो हमारा आर्थराइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि इज आरए आल्सो कनेक्टेड विद एसिडिटी, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड? देखिए आरए डायरेक्टली सिर्फ एसिडिटी से नहीं बनते हैं। देखिए एसिडिटी कोई प्रॉब्लम है, देखिए मैंने आपको बताया मंथ जब हमारी असली मंथ होती है तो ठीक से पचन नहीं कर रही है, तो हमारे धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है। और अस्थिर धातु जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये अस्थिर धातु की बीमारी है आयुर्वेद। तो हम जब भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद में, सबसे पहले उसमें अग्नि की चिकित्सा करते हैं। तो हम उसमें क्या सबसे पहले आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे जो भी टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर वो पूरे डाइजेस्ट हो जाए। और धीरे धीरे जब ये टॉक्सिन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं तब जो अग्नि जब तीव्र होगी तो वो खाने को अच्छे से पचाएगी, अस्थि को पोषण मिलेगा। और साइड बाय साइड जो हम मेडिसिन देंगे उससे जो बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे हुए हैं, टॉक्सिन जब जॉइंट में जाके इकट्ठे हो जाते हैं तो आर्थराइटिस होती है। तो जब वो टॉक्सिन धीरे धीरे पचन होना उनका शुरू होगा तो आपका जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी। नाश्ते के बाद वॉमिटिंग क्यों आती है? देखिए नाश्ते के बाद वॉमिटिंग आने के 2-3 कारण हो सकते हैं। हाइपर एसिडिटी है, ठीक है, जीआरडी जैसे आपने बताया, तो इसोफेजियल रिफ्लेक्स की मतलब आपकी एसिडिटी लगातार लो होके मतलब एक बहुत लंबे टाइम से एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही है, आपने ट्रीट नहीं ठीक से कराया है, तो हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लूकोजा है वो इतना इरिटेंट हो जाता है कि आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसको लेना ही नहीं है। तो वो जो भी खाना आपने खाया एज इट इज इसोफेगस से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसोफेगस में आपको क्या बताया, तो जो स्टमक में खाना चाह रहे हैं वो वापस उसी फूड टाइप से बाहर आ रहा है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो भी आपको ये जो आपका क्वेश्चन है उनकी एज 26 है। हाँ, तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एसिडिटी अगर आपको लंबे टाइम से चल रही है तो उसका ही ये एक साइड इफेक्ट है वॉमिट का। तो थोड़ा आप ट्रीटमेंट कराइए तो ये और भी ज़्यादा जीआरडी और हार्टबर्न आर सेम? जीआरडी जो मैंने बताया गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो होता है वो गैस्ट्रिक में इतना इरिटेट हो जाता है कि वो कुछ भी अपने अंदर लेता ही नहीं है। अभी मैंने क्या बताया कि आपने जब खाना खाते हैं इसोफेगस से स्टमक में जाता है, ठीक है, स्टमक में उसका पूरा चर्निंग होके पूरा बोलस बनता है। लेकिन अभी क्या ग्लूकोजा जो है वो इरिटेट हो चुकी है, इसलिए जो भी खाना हमने खाया वो उसको पचाता ही नहीं है, सीधा बाहर वापस कर देता है कि हमें नहीं मिल रहा, इतना वापस खाना खाते ही भी आपने यहाँ की लेकिन हार्टबर्न एसिडिटी है, क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं उसका पचन ठीक से नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको एपिक एसिडिटी से लेकर ये हार्टबर्न। मैम लाइक आयुर्वेदा की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे किचन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो मैम लाइक हम अपने डाइट में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स को शामिल करें जिससे कि हमें ऐसा बेकार ना हो? देखिए इसके लिए ना हमें अलग से बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फूड स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा नॉर्मल बनाया हुआ है। जैसे हम देखिए अगर हम बाहर के देशों में देखें यूएस वगैरह तो उन्होंने बहुत सारे
मसाले जो हमारे डाइट का पार्ट है, जैसे गार्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपने खाने में जो प्रैक्टिस होता है ज्यादा उसके अलावा मसाले हो गए, जैसे जीरा, अजवाइन, ये सब भी बहुत ही अच्छे तो इनका यूज ऑलरेडी हमारे डाइट में करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था नींद, कान और अजवाइन या गैस की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो हल्का सा रोस्ट करके और सौंफ को रोस्ट करके मिक्सचर बना के रख सकते हैं और खाना खाने के बाद एक चम्मच आपको अच्छे से चबाना है। तो ये जीरा और सौंफ का जो रस मिक्स होकर जो निकलता है वो हमारे एसिडिटी को बहुत अच्छा है, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को डाइजेशन की लगातार प्रॉब्लम चल रही है तो सुबह 1 लीटर पानी 1 चम्मच जीरा डाल के आप उबाल लो, और नॉर्मल पानी की जगह ठीक है। तो यही हमारे मसाले हैं, ये इतनी अच्छी चीजें हैं जो पूरा डाइजेशन पे बहुत जो डाइट हमेशा जो हैवी चीजें होती है उसमें अजवाइन एक इशू आया हमारे पास, तो ऐसा करना चाहिए, अगर डालते हैं तो मेंटेन करने लगता है। देखिए एक तो ना पहले आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। कई बार ऐसा होता है कि डाइजेशन ठीक नहीं होता है या पेट में ठीक है, कोई बार देखना पड़ेगा कि उसे प्रॉब्लम क्या है। हमें मल्टीपल टाइम से सोचे कि मल्टीपल टाइम कीजिए, हर 1 घंटे में उसको कुछ कीजिए और 2 घंटे में कुछ कीजिए, बेशक उसकी मात्रा जो है वो कम कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल टाइम दोगे तो उसके पास एक पूरा ना ये नहीं, कई बार बच्चे इतना डर जाते हैं पूरी कटोरी देख के पहले से इतना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप उसकी जो पोर्शन है उसकी जो इसको कम कर दीजिए, लेकिन मल्टीपल उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। हर 2 घंटे में आपको कुछ देना है, और ऐसा नहीं है कि आपको हैवी फूड ही देना है। जो भी उसको लगता है बच्चों को फूड पसंद है तो फूड का आधा एप्पल दे दिया, या एप्पल के 2 पीसेस काट के दे दिए, आधा बनाना खिला दिया, या फिर एक बिस्कुट दे दिया उसको पकड़ा दिया, तो खेल की तरह खाए। उसका ये डर है वो नहीं लगेगा कि खाना आ जाए ये मेरे लिए टॉर्चर है, वो एक थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरा बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स भी आती है, तो वो एक बार पहले कंडीशन देखिए कि बच्चे की कंडीशन क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग फूड में वैरायटी भी अगर हो, वैरायटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे को पसंद क्या है। अगर आप इसको नमकीन पसंद है कोशिश करिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन नमकीन पसंद है। अगर मीठा पसंद है तो अलग अलग तरीके की चीज़ बना के दीजिए, एक दिन फूल एक खीर बना दी, एक दिन चावल की खीर बना दी। इस तरह से वेरिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पोर्शन कम रखिए और फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, इससे काफ़ी Let's take one more question. मैम ये एक क्वेश्चन आया है कि लाइक सारा दिन ट्रैवलिंग पे होते हैं, इसकी वजह से मील्स स्किप होते हैं एंड दैट लीड्स टू लेजीनेस इन द बॉडी। मैम इसके लिए बेस्ट डाइट क्या हो सकता है? अगर आपकी टाइम पे अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा तो नहीं होगा, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रैवलिंग में हैं और आपके पास टाइम नहीं है खाना खाने का, तो आप अपने पास कुछ ऐसा ऑप्शन रखिए कि आप जब आपका प्रॉपर टाइम है उस मील का वो स्किप ना करें, कम से कम कुछ भी खा लीजिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन आप उस टाइम में जैसे फ्रूट ले लिया, अब एक बनाना है, बनाना खाने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगता, बनाना चाहिए फटाफट खा लीजिए, ड्यूरिंग ट्रैवल में आप उसे खा सकते हैं, एक से खा लेना। नहीं तो अगर और कुछ नहीं है वैसे में ये हेल्थी फूड या फिर जंक फूड या फिर जो पैकेट फूड है वो आपको नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं उससे आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है तो बेटर है कि आप जैसे बिस्किट का पैकेट आप बिस्किट डाइजेस्टिव बिस्किट आते हैं वो कम से कम 2 बिस्किट आप जल्दी से जल्दी खा लीजिए। तो मतलब वो स्किप नहीं करना, आपका जो मील्स का टाइमिंग है वो 3 घंटे 3.5 घंटे जैसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कम तरीके में आपको बहुत कम लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साढ़े 4 घंटे, लेकिन उससे
उसके बाद आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ तो लेना है। तो आप कोई भी जैसे जूस ले सकते हैं, जैसे चलते हुए रास्ते पे ले लीजिए। अब ऐसा नहीं आपको बैठ के पी लेना, लेकिन आप कुछ तो लीजिए। तब ये कुछ भी ले लीजिए, हमने जैसे अभी बात कई बार उसका होता है मैम, काम बहुत होता है, हम लेजरी करते हैं या फिर जनरली होता है कि आपका सनसेट खाना खाना इज नॉट गुड। तो अगर उस टाइम पे भूख लगे तो फिर क्या लेना चाहिए जिससे कि पाचन संबंधी विकार हो? उस टाइम पे ना अगर तो हमें वही सुपारी का अपना एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसमें मैं आपको जो कॉस्ट प्राइस होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, तो आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप ना एक डाइट नमकीन अपना बना सकते करके उसमें बहुत कम मतलब थोड़े से पीनट्स डाल दीजिए, मखाने डाल दीजिए, और हल्का सा सॉल्ट डाल के अपने नमकीन बना के रखिए। तो अगर रात को आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो देखिए नाइट शिफ्ट वैसे अच्छी नहीं रहती है, लेकिन वर्क का तो हम ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको करनी है तो उसमें थोड़ा सा हम ना अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेकर आते हैं, क्योंकि रात को जागने से बात बढ़ता है। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल में ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेगी जो कि बात तो ना बढ़े। तो हमें जो खाना है उसमें डाल गाय का जो घी होता है, जैसे हम जब भी खाना खा रहे हैं तो ताजा खाना वो इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो घी है वो बात को कम करेगा। तो आपका जो ऑप्शन मैंने बताया एक तो हो गया मटर हो गया, भुने हुए चने हो गए, मखाने हो गए, तो इस टाइप का आप मिक्सचर जैसा बना के रख सकते हैं, वो खा सकते हैं। आप ऐसे ही थोड़ा सा अच्छे से चम्मच नहीं खाइए, और रात में आप जो भी चीज़ ले रहे हैं ज़्यादा अच्छे से चबाइए, क्योंकि एक तो नमकीन होगी तो नींद भी रहेगी, और दूसरा जब ज़्यादा चबाएंगे तो पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी। काफी लोग रात में ब्लैक कॉफी ले लेते हैं जब रात में जागना होता है। वही मैंने बताया, ब्लैक कॉफी और जो टी है ये आप जागने की वजह से लेते हैं, क्योंकि जो गर्म चीज़ें हैं पीने से हमारी नींद भागती है, तो आप उसको हर्बल टी में कन्वर्ट करें। तो इसीलिए हर्बल टी हमारे यहाँ पे अलग अलग हर्बल टी भी आती है, जैसे बात करें तो अलग अलग हर्बल टी, तो आप उनको ले सकते हैं, वो आपके मतलब हेल्थ के लिए अच्छी भी रहती है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव इश्यूज पे आज का लाइव सेशन। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस रह गए हो तो वो आप स्पाइरल्स हेल्थ के इंस्टा हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, एंड वी विल आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस लाइव।